वंदे मातरम। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एनडीपीएस एक्ट क्या होता है और इसका पर्पस क्या था इस अधिनियम को पास करने का। साथ ही ये समझेंगे कि आजकल इस एक्ट का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ गया है, खासकर तब जब नामी गिरामी बॉलीवुड स्टार को इसके अंतर्गत सम्मानित किया जा रहा हो, एनसीबी के द्वारा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। और आगे हम समझेंगे इसमें कौन कौन सी पनिशमेंट है, एनसीबी का क्या रोल है और ये कहाँ का अप्लाई होता है। और लास्ट में समझेंगे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इस एक्ट के अंतर्गत क्या है, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि एनडीपीएस एक्ट क्या होता है। एनडीपीएस का फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। 1985 में पहली बार पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। ठीक है, इसमें दो शब्द आया हुआ है, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो नार्कोटिक जो होता है वो नींद लाने वाली दवा होती है जो कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है, यानी पेड़ पौधे से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि गांजा का पेड़ होता है, अफीम की खेती होती है, आपने सुना होगा, चरस, हेरोइन, कोकीन, मॉर्फिन, ये सारे जो है ये नार्कोटिक ड्रग्स में आते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात करें तो ये वो ड्रग होते हैं जो मेंटल इफेक्ट करती है, मानसिक रूप से परेशान करती है। ठीक है, वो इसमें जो दवा आती है उसका नाम है LSD, MMDA और अल्फ्राजोलम टाइप की कुछ दवाएं होती हैं जो कि बैंड है। ठीक, बैंड तो नार्कोटिक भी है और ये भी ड्रग है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट में आज के डेट में 444 ड्रग्स ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाय नोटिफिकेशन बैन कर रखा हुआ है, उसे आम लोगों तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक, अब हम आते हैं कि एनडीपीएस एक्ट का लाने का पर्पस क्या था और इसका क्या फंक्शन है। तो आपको बता दें कि आर्टिकल 47 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये साफ साफ कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में एक हर स्टेट का, क्योंकि हमारा राज्य जो है यानी भारतवर्ष एक वेलफेयर स्टेट है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक लायबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हर राज्य पे दी गई है जो स्टेट है। तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, खान पान के लेवल को बढ़ाएं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाएं एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ठीक है, ये इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ के अंतर्गत ही एनडीपीएस एक्ट को बैन किया गया है, क्योंकि ये एनडीपीएस एक्ट लाने का पर्पस ही था कि लोग जो है ऐसे कोई ड्रग का सेवन न करें, खासकर बैंड ड्रग का, जिससे कि हेल्थ रिस्क हो, जीवन यानी स्वास्थ्य को खतरा पहुंचता हो, और साथ ही ऐसा ड्रग लेने के बाद जो बॉडी रेसिस्टेंट होती है ट्रीटमेंट के दौरान वो ड्रग न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि कोई भी अल्प दवा पर असर नहीं होता है, खासकर उन लोगों पर जो ऐसी दवा का सेवन करते हैं। ठीक, अब एनडीपीएस एक्ट का मेन फंक्शन क्या है कि ऐसे चीज़ों का बैन करना जिसका या तो ऐसे ड्रग जो प्रोड्यूस कर रहा हो, मैन्युफैक्चर कर रहा हो, कल्टीवेट कर रहा हो, प्रोसेस कर रहा हो, सेल या परचेज कर रहा हो, या ट्रांसपोर्ट या स्टोर कर रहा हो, या कंज्यूम कर रहा हो, जैसे गांजा, कोकीन, हेरोइन, ये बैंड ड्रग का अगर करता है तो ऐसे नशीली पदार्थ के बेचने, बनाने और सेवन को रोकने से संबंधित अधिनियम को ही कहते हैं एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ठीक, इसी के प्रोटेक्शन के लिए एक नया एक्ट और लाया गया है 1988 में, 3 साल बाद, प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन एनडीपीएस एक्ट 1988। ठीक है, इसका पर्पस ये था कि टू एस्टैब्लिश द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट। इस प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग एनडीपीएस एक्ट 1988 लाने का पर्पस इतना था कि जिससे एनडीपीएस एक्ट 1985 को एक अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कराया जा सके। तो एक पर्पस तो लाने का ये था कि हमारे आर्टिकल 47 में हर स्टेट को राज्य दायित्व देता है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा का ध्यान रखें, खासकर स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ठीक, दूसरा ये है कि हमारे भारत सरकार ने यूएनओ कन्वेंशन में एक इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस के अंतर्गत एक साइन किया हुआ है यूएनओ के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन के अंतर्गत भी एक एक्ट को लाना बहुत जरूरी था, जैसे कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ उनके नागरिक है वो अपने नागरिक को सुरक्षा कर सके। ठीक,
एक बार बता दें कि एनडीपीएस एक्ट में 1985 के बाद से 3 बार अमेंडमेंट हो चुका है। 1988 में हुआ, 2001 में हुआ और उसके बाद मोस्ट रिसेंटली 2014 में हुआ। 2014 में जो अमेंडमेंट हुआ, इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि ऐसी कोई भी ड्रग जो है वो पेन रिलीफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जो ड्रग्स जो गवर्नमेंट परमिट किया हुआ है वो इसलिए परमिट किया है कि जो पेशेंट्स है, ठीक है, जो मरीज है, उनको अगर कोई चोट पहुंच गई है या असहाय दर्द हो रहा है तो उनको रोकने के लिए, उस पेन को रिलीफ देने के लिए ड्रग को परमिशन दिया गया है। लेकिन अगर नॉर्मल व्यक्ति अगर उसको सेवन करता है तो फिर उससे उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी खुद की इम्यून पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है और मेंटली जो है वो काफ़ी वीक हो जाता है और खासकर हेल्थ को तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इसको बैन किया गया है, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने 2014 में अमेंडमेंट किया कि सिर्फ एसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स यानी END मेडिसिन ही गवर्नमेंट परमिट करेगी, उसको लाइसेंस देगी, बाकी सारे ड्रग को वो बैन कर देगी, उसका इस्तेमाल भारतवर्ष में नहीं होगा, ठीक। ये है पर्पस एनडीपीएस एक्ट को लाने का। अब हम आते हैं कि खासकर जो बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर ये जो ड्रग्स जो अगर बैन है तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी किसी के लिए ये ड्रग्स परमिशनेबल नहीं है, ठीक। और जो लोग पाए जाएंगे तो याद रखिएगा कि इसमें 2 प्रकार की क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी, ठीक। स्मॉल क्वांटिटी है तो उसके अलग अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी क्या होता है कि एक वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर उससे नीचे एक स्मॉल क्वांटिटी लाई गई है तो स्मॉल क्वांटिटी हर ड्रग का अलग अलग है। जैसे कि गांजा है तो उसकी स्मॉल क्वांटिटी 1 किलोग्राम है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम है तो वो स्मॉल क्वांटिटी, और 1 किलोग्राम से लेकर के 20 किलोग्राम तक अगर होता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी आती है, ठीक। उसी तरह अफीम है, इसका स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम है, कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम। चरस 100 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी है और 1 kg जो है वो कमर्शियल क्वांटिटी है। हेरोइन 5 ग्राम है और उसके ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है। कोकीन 2 ग्राम है स्मॉल क्वांटिटी और कमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम है। मार्फिन 5 ग्राम है और कमर्शियल जो है 250 ग्राम है। और इसी तरह से साइकोट्रोपिक MMDA का बात करें तो 0.5 ग्राम जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है और कमर्शियल क्वांटिटी 10 ग्राम, उससे ऊपर यानी वो 10 ग्राम तक का माना जाता है। और उसकी सज़ा जो देखा जाए तो ये 3 प्रकार से सज़ा दी जाती है, ठीक। और खासकर तब जब एनडीपीएस एक्ट का कोई भी प्रावधान को उल्लंघन होता है, खासकर जब वो बैंड सब्सटेंसेस को अपने पास रखता है तो इसकी अलग सज़ा है। जैसे कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्मॉल क्वांटिटी है और लेस देन 1 किलोग्राम है, कोई भी चाहे गांजा, अफीम, चरस, हेरोइन को है तो लेस देन 1 किलोग्राम है तो रिवर्स इम्प्रिजनमेंट यानी रिवर्स इम्प्रिजनमेंट होगा 6 महीने तक का, और फाइन भी होगी जो कि 10,000 रुपये तक का हो सकता है या दोनों हो सकती है, ठीक। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इस एक्ट के अंदर वायलेशन करते हुए, कॉन्ट्राबेंड करते हुए स्मॉल क्वांटिटी से अधिक है और कमर्शियल क्वांटिटी से कम है, जैसे मैंने बताया स्मॉल क्वांटिटी से अधिक है लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी से कम है, तो वहाँ पर 10 साल तक की सजा रेगुलर इम्प्रिजनमेंट होगी और विद फाइन भी हो सकता है जो कि 1 लाख रुपए तक जा सकता है, ठीक। अगला तीसरा जो पनिशमेंट है वो है कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट को कॉन्ट्रावेन करता है और वो कमर्शियल क्वांटिटी तक का ड्रग रखता है अपने पास, पाया जाता है, तो उसके लिए रिवर्स इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 ईयर्स 20 साल तक की रिवर्स इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, कारावास हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, ठीक है। और याद रखिए जो कमर्शियल क्वांटिटी के होल्डर जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग पाया जाएगा उसकी मिनिमम सज़ा कम से कम 10 साल होगी, इससे कम नहीं होगी, जो कि 20 साल तक जा सकती है। और फाइन होगा जो कि कम से कम 1 लाख रुपए तो हो गई होगा, यानी कि कारावास 10 साल तक और फाइन 1 लाख रुपए महीने जिसका कमर्शियल क्वांटिटी पाई जाएगी, ठीक है। और जो फाइन है वो 1 लाख से 2 लाख तक एक्सटेंड की जा सकती है, यानी कि कुल ये 3 प्रकार की जो है वो पनिशमेंट एनडीपीएस एक्ट में दी गई है, ठीक। अब हम आते हैं एनसीबी यानी कि नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। याद रखिएगा कि ये एक चीफ लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि जितने भी प्रकार के ड्रग जो बैन ड्रग है और उसका या तो वो व्यक्ति जो
अक्यूज्ड है, जिस पे नशीली पदार्थ के बेचने, बनाने या सेवन करने का आरोप लगा हुआ है, उनका सारा कंट्रोलिंग जो है उनको रेगुलेट करना, यानी कि उनको कन्विक्ट करना और उन्हें सजा देना, ये एनसीबी का काम है, यानी नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो का काम है, क्योंकि यही चीफ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि सारे बैन ड्रग को कंट्रोल करती है, जिससे कि गलत सेवन ना हो, और स्टेट की मदद करती है जिससे कि वो अपने राज्य जो है अपने नागरिकों का स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। ठीक है, और इसका मेन पर्पस एनसीबी का ही है, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस। खासकर ये सार्कोटिक सब्सटेंसेस को बैन ट्रैफिकिंग ना हो सके, गलत खरीद फरोख्त ना हो सके, इसलिए ये एनसीबी का आजकल रोल बहुत बढ़ गया है। खासकर जब सुशांत सिंह मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिया चक्रवर्ती की बयान के आधार पर कितने नामी गिरामी बॉलीवुड स्टार को समन किया गया है और उनको तलब किया जा रहा है कि वो इन ड्रगों का सेवन कब कब क्यों किया, और वो भी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से देखा जा रहा है। तो ठीक है, जो भी हो, तो ये सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एनसीबी डिसाइड करेगी कौन कहाँ तक है, लेकिन आजकल इम्पोर्टेंस इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एनडीपीएस एक्ट के अंदर। वैसे भी पहले भी एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन आजकल कुछ बॉलीवुड की वजह से, स्टार के फंसने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, अब हम आते हैं कि एनडीपीएस कहाँ पर अप्लाई होता है। तो आपको बताते चले कि एनडीपीएस एक्ट जो है ये पूरे होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है और ये हर एक नागरिक पे लागू होता है। याद रखिएगा कि जो हमारी जो इंडियन टेरिटरी है, यानी कि एक तो कॉन्टिनेंट की ज्योग्राफिकल टेरिटरी है और दूसरा जो होता है पॉलिटिकल टेरिटरी होती है। पॉलिटिकल टेरिटरी मतलब जैसे कि अगर भारत का पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, अगर दूसरे देश में गया है तो जहाँ पर वो जाएगा उसमें जितने भी नागरिक है, जो भी अपराध होगा वो भारत का नागरिक द्वारा ही किया जाएगा और वो अपराध भारतीय दंड संहिता के अनुसार ही, यानी एनडीपीएस एक्ट जो 1985 है उसके द्वारा ही गवर्न होगा। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा, ऐसे कोई भी हो, चाहे इंडियन शिप हो, इंडियन एयरक्राफ्ट हो, रेस्टोरेंट इंडिया हो, चाहे भारतीय दूतावास हो, इंडियन डिप्लोमेट्स है, वहाँ पर कोई भी अपराध अगर होता है, चाहे वो भारत का नागरिक करे चाहे कोई भी नागरिक करे, उसका जो पनिशमेंट है वो इंडियन एक्ट के अंडर गवर्न होगा, ना कि वहाँ के एक्ट के। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक्सटेंशन जो है टेरिटोरियल और प्लस पॉलिटिकल टेरिटरी दोनों तरह से एक्सटेंड किया जाता है और सारे भारत नागरिक पे लागू होता है। ठीक, अब आते हैं लास्ट में कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्या है 220 का। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये कही गई है कि अगर पनिशमेंट फॉर पोजीशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई ड्रग पाया जाता है, कभी पाया जाता है, तो उसका पनिशमेंट ये होगा कि ये नहीं देखा जाएगा कि उस व्यक्ति के पास कितना ड्रग पाया जाता है। ठीक है, अगर उसके पास कोई ट्रेसेस भी पाए जाते हैं इन ड्रगों का, तो ये माना जाएगा कि इसके पास ड्रग था। ठीक है, हाँ, ये बात अलग है कि मैटर ऑफ फैक्ट डिफाइड होगा कि स्मॉल क्वांटिटी कमर्शियल क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ट्रेसेस पा लेने से ही सफिशिएंट हो जाएगा कि उसके पास ड्रग तो था। कितना था ये फैक्ट है जो लॉ डिसाइड होगा। ठीक है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे ऑफेंडिंग ड्रग को अगर कोई भी ट्रेसेस पाए जाते हैं तो इट इज सफिशिएंट दैट ही हैज हैविंग ड्रग एंड ही शुड बी पनिशेबल अकॉर्डिंग टू द एनडीपीएस एक्ट 1985। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक शॉर्ट में ड्रग पॉलिसी ऑफ इंडिया का। दैट्स इट। अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।